हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे बच्चों। और आज हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स कह लो, हम लोग इसको नाम देते हैं। तो बच्चे, मैथमेटिकल टूल्स का अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ही कह लो कि बहुत ही जबरदस्त रोल है मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आपका जो ग्रिपिंग है वो सही से हो और आप किसी भी नए क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर लो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो मैथमेटिकल टूल्स है या मैथमेटिक्स का वो हिस्सा और जिसका कि फिजिक्स में जबरदस्त यूज होने वाला है, उन चीजों के बारे में आपको एक प्रॉपर जो है वो नॉलेज होना जरूरी है बच्चों। बिकॉज जनरली हम जो देखते हैं, जो बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, उसमें मेनली जो हम देखते हैं जो प्रॉब्लम, जो रूट कॉज है, वो मैथमेटिकल टूल्स ही होता है। खास करके जब हम नीट एस्पिरेंट्स का बात करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही समझ रहे हो ना कि प्राइमरी रूट कॉज यही होता है कि मैथमेटिकल टूल्स जो है वो सही नहीं है। बिकॉज होता ये है कि बच्चे जो है वो 10th तक होता ये है कि बहुत ही बेसिक जो लेवल का हम लोग को मैथ्स करना है, चाहे वो अलजेब्रा हो या मेंसुरेशन हो या ट्रिगो हो या कोई भी हिस्सा हो। लेकिन जैसे ही बच्चे 10 से 11th में इंटर करते हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करते हैं, तो वहां पे जो है वो जो मैथ्स यूज होता है वो डिफरेंशिएशन के रूप में यूज होना शुरू हो जाता है, या इंटीग्रेशन के रूप में यूज होना शुरू हो जाता है, या ग्राफ्स यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि चूंकि ये चीजें पहले आपने 10 तक सुना नहीं होता है कि डिफरेंशिएशंस भी है या इंटीग्रेशंस भी है, तो अब जो बच्चे काफी अवेयर्ड हैं, 9th 10th से ही लगे हुए हैं जेईई या नीट के प्रिपरेशन के लिए, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो खैर 9 10 से ही चीजों को जो है स्मूथ करने में लग जाते हैं। बट एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चा जो 10th क्लास तक जो है अपना पूरा का पूरा फोकस बोर्ड्स पे करता है, तो वैसे बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम होता है जब वो 11th में एंटर करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये सब चीज नया लगता है। जब फिजिक्स का हम बात करते हैं तो बिल्कुल नया हो जाता है, डिफरेंशिएशन यूज होने लगता है, इंटीग्रेशन यूज होने लगता है। आई थिंक कि अगर तरीके से अगर उस पर काम कर दिया जाए तो वो चीजें उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि बना दिया जाता है, और अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो डेफिनेटली उससे जो है कॉम्प्लिकेटेड कुछ है भी नहीं। तो कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी आपके टीचर्स हैं या जो भी जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो चीजों को, उन मैथमेटिकल टूल्स को फिजिक्स के से किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज देखो क्या है कि अगर आप डिफरेंशिएशन का ही या फिर इंटीग्रेशन का ही 10-12 फॉर्मूला रट लेते हो तो ठीक है, आप 10-12 फॉर्मूला रट करके कुछ एक क्वेश्चंस बना सकते हो। बट हमारा मोटो ये नहीं कि हम डिफरेंशिएशन का 10 सवाल बना लें या इंटीग्रेशंस का 10 सवाल बना लें। हमारा मोटो ये है कि ये जो चीजें हैं उसका फिजिक्स में क्या यूज है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि फिजिक्स के किसी क्वेश्चंस में मुझे डिफरेंशिएशन यूज करना है या फिजिक्स के किसी क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन यूज करना है। बिकॉज ये चीज जान लो, खास करके जो इस वीडियो को वो बच्चे जो जस्ट इस बारी 10th बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे और जो 11th में एंटर करने वाले हैं, ये बात आप लोग जान लो बच्चा कि हम लोगों को जो हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का, जो हमें 11th 12th में करना है, वो समझ लेना कि उसका जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। हम लोग को जो फिजिक्स स्टडी करना है वो क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है बच्चा, और पूरा का पूरा जो क्लासिकल फिजिक्स है बच्चा वो न्यूटन्स के लॉज के इर्द गिर्द घूमता है। माने पूरा का पूरा जो क्लासिकल फिजिक्स है वो न्यूटन्स के लॉज के इर्द गिर्द घूमता है। माने न्यूटन्स के लॉज के ही इर्द गिर्द, चाहे आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, जो लॉज होंगे, प्राइमरी लॉज जिस पे सवाल बनेंगे, वो न्यूटन्स के ही लॉज होंगे बच्चे। तो इसमें क्या है, जब आप समझ पा रहे हो कि इंपॉर्टेंस क्लासिकल फिजिक्स जो है वो न्यूटन्स के लॉज के इर्द गिर्द है, तो आप समझ लो कि न्यूटन्स के लॉज का क्या रोल होने वाला है हमारे फिजिक्स में, जो हम लोग 11th 12th में करने वाले हैं। अब थोड़ा सा न्यूटन्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि न्यूटन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट तो था ही वो, बट साथ ही साथ ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन।
तो प्रॉब्लम क्या थी कि लाइक न्यूटन्स को जहां जहां पे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी, लाइक किसी भी चीज पे जब वो काम करता था तो लाइक जहां पे उसको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी वो उन चीजों को लाइक खुद से क्रिएट करता था। जैसे आप जो खास करके जो लाइक 10th में मैथ्स लेने वाले हैं तो आप लोग आगे जाकर के एक बुक पढ़ोगे लाइक 12th में जिसका नाम होगा लाइक कैलकुलस, जिसका कि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त लाइक रोल है। और आप जेई या फिर एडवांस जेई मेन या एडवांस का एग्जाम भी दोगे देन इन दैट केस भी कैलकुलस एक बहुत हेवी सेक्शन होता है जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप ये समझ लो बच्चा कि जो कैलकुलस जो है आपका, जो कैलकुलस बुक जो है आपका, वो समझ लो कि वो न्यूटन का ही दिया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूटन का ही इन्वॉल्वमेंट है उसमें, न्यूटन भी है, लिबनिज भी है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूशन है, बट जो प्राइमरी जो समझ लो कि प्राइमरी जो चीजें हैं उस कैलकुलस में वो न्यूटन का ही दिया हुआ है। चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, वो न्यूटन का ही किया हुआ बच्चा, वो न्यूटन का ही समझ लो क्रिएट किया हुआ है। न्यूटन्स नहीं लाइक क्योंकि न्यूटन्स को रिक्वायरमेंट पड़ा डिफरेंशिएशन का, न्यूटन को रिक्वायरमेंट पड़ा इंटीग्रेशंस का, लाइक न्यूटन को रिक्वायरमेंट पड़ा एलिमेंटल पार्ट्स का। तो जहां जहां न्यूटन्स को फिजिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ते गया वहां वहां पे वो चीजों को जो है वो उस तरह से जो है वो काम करते गया, रिसर्च करता गया और चीजें जो है आज जो है समझ लो तो मैथ्स के लिए समझ लो कि कितना बड़ा वो हैवी सेक्शन हो जाता है। तो आखिर अगर न्यूटन्स को अगर यूज पड़ा होगा कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशंस का, तो डेफिनेटली हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स है वो न्यूटन्स के लॉज के इर्द गिर्द है, तो डेफिनेटली हमें भी यूज होने वाला है, हमें भी यूज पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो आपका जो 11th 12th में जो कुछ पढ़ना है आपको, वो एकदम साउंड तरीके से आप उसको ग्रैप्स कर पाओ, किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट कर पाओ, तुरंत समझ में आए दिमाग में आपका कि अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशंस यूज करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है आपके साथ काम करना होगा। तो बच्चा ये वीडियो जो है वो समझ लो कि हर एक तरह के बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए भी है जो कि जस्ट अभी 10 से लाइक 11th में एंटर करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो 12th में है, उन बच्चों के लिए भी है जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम वगैरह भी देना है। बिकॉज ये वो चीजें हैं जिसका कि यूज होते ही रहेगा, पूरे फिजिक्स में हमेशा यूज होते ही रहेगा। मतलब समझ लो कि ये बैकबोन है फिजिक्स का। लाइक जब तक इन चीजों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा नहीं सोच सकते हो। तो मतलब कि समझ लो कि यहां पे जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं, उस मैथमेटिकल टूल्स में ऐसा नहीं कि हम लोग जो है 11th 12th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिलेक्टेड चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है, जिसमें मैंने बोला कि कैलकुलस प्राइमरी है बिकॉज न्यूटन्स का ही दिया हुआ है, और उसके अलावा कुछ हिस्सा कोऑर्डिनेट्स का है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का है, जिसमें हम कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो जो है हमारा फर्दर डिस्कशन होगा। बट हमारा जो अभी जो स्टार्टिंग का जो टारगेट है वो कैलकुलस का वो पार्ट है जिसका यूज फिजिक्स में होने वाला है, जिसमें प्राइमरी जो है वो डिफरेंशिएशंस है और इंटीग्रेशंस है। तो बच्चा आप समझ लो कि डिफरेंशिएशंस हो या इंटीग्रेशंस हो या पूरा कैलकुलस हो, उसका जो बेसिक थीम है जिसपे कि ये पूरा का पूरा कैलकुलस बेस्ड है, वो बेसिक थीम है फंक्शन। माने पूरा कैलकुलस का जो बेसिक थीम है वो है फंक्शन। लाइक फंक्शंस के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एंड देन आफ्टर आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशंस के बारे में सोच सकते हो। ध्यान रहे बच्चा कि ये जो फंक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लाइक डेफिनेटली मैं आपको यहां बताऊंगा कि क्यों हम लोग फंक्शन पढ़ें या फिर फंक्शंस का फिजिक्स में क्या यूजेस है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा हमारा जो अभी का जो हेडिंग है वो है फंक्शन, जो कि हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता क्या है, एंड व्हाई शुड वी यूज फंक्शन इन फिजिक्स, लाइक व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट द फंक्शन। तो सबसे पहला तो फंक्शन समझ लो, एंड देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन का फिजिक्स में क्या यूज है। अभी देखना बच्चा, लाइक हम एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, और हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है एक सर्कल के रूप में। लाइक वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर। नाउ इफ आई आस्क यू कि सर्कल का एरिया क्या होगा, तो कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, सर हम लोग पढ़े ही हैं ये सब चीजें, जो है 8th 9th क्लास में ये सब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़े होंगे। तो लाइक सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कहोगे सर बहुत आसान, सर्कल का जो एरिया होगा वो सर पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। सर्कल का जो एरिया होगा सर वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। सवाल ये है कि क्यों हमने सर्कल का एग्जांपल कंसीडर करा है, तो देखोगे बच्चा
मैंने कहा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब मेरा एक सवाल है आप लोग से, जरा सोचना आप लोग कि बच्चा अगर हम इस सर्कल के रेडियस को बढ़ाना शुरू कर दें, अगर हम इस सर्कल के रेडियस को बढ़ाना शुरू कर दें, मान लो अभी रेडियस कुछ है, इस रेडियस को बढ़ा देते हैं, फिर रेडियस कुछ है, रेडियस को और बढ़ा देते हैं। अगर हम सर्कल के रेडियस को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, एकदम फोकस करोगे तो क्या लगता है एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एकदम सिंपल सा जवाब आप लोग की तरफ से आना चाहिए कि सर एकदम दिख रहा है कि जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया जो होगा वो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम रेडियस को घटाना शुरू कर दें तो डेफिनेटली आपका जो रिप्लाई होगा कि सर रेडियस घटाएंगे तो डेफिनेटली एरिया जो होगा वो घटेगा। लाइक इससे एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, इन चीजों से अगर एनालाइज करके इन चीजों से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, और जो कंक्लूजन आपके पास होगा वो ये होगा कि सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। माने अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं सर्कल का एरिया बढ़ जा रहा है, रेडियस को घटा रहे हैं सर्कल का एरिया घट जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां से हम एक कंक्लूजन जो है वो लाइक निकाल सकते हैं, या एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ अ circle depends upon its radius. The area of a circle depends upon its radius. माने सर्कल का जो एरिया है वो आपका इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अब सुनना बच्चा, लाइक ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बच्चा, इस स्टेटमेंट में फाइनली इसको इस स्टेटमेंट को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म देने जा रहे हैं। कहोगे सर कौन सा मैथमेटिकल फॉर्म? तो ध्यान रहे बच्चा, ये जो द एरिया ऑफ अ सर्कल है ना, सर्कल के एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं ए। यहां जो ए है वो सर्कल के एरिया के लिए स्टैंड कर रहा है, और डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस, डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। बेटा ये जो डिपेंड्स वर्ड है ना, जो डिपेंड्स वर्ड आप लोग को दिख रहा है, बस समझ लो कि यही डिपेंड्स जो वर्ड है यही कनेक्टेड है फंक्शन से। लाइक द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस, ये जो डिपेंड्स जो वर्ड है एक्चुअली में यही फंक्शन है। तो मैंने कहा कि सर्कल के एरिया के लिए तो मैंने ए वर्ड यूज करा, डिपेंड्स, डिपेंड्स के लिए मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस करा एफ, और ये एफ का मतलब यही है बच्चा फंक्शन अपॉन इट्स रेडियस, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे ऑफ आर, दिस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ए यहां पे सर्कल का एरिया है, एफ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन का मतलब यहां है डिपेंडेंसी, और किसके ऊपर डिपेंडेंसी? रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी। माने चूंकि सर्कल का एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि सर्कल का जो एरिया होगा वो रेडियस का फंक्शन होगा। लाइक सर्कल का जो एरिया होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो आज के बाद अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए आप लोग कि जब भी हम लोग फंक्शन वर्ड यूज करते हैं तो फंक्शन जो है वो सीधा समझ लो कनेक्टेड है इस वर्ड से जिसका नाम है डिपेंडेंसी। फंक्शन एक तरह का डिपेंडेंसी है, लाइक एक वेरिएबल क्वांटिटी का किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। अब मैं ये क्यू वर्ड यूज कर रहा हूं, फिर से मैं आप लोग को समझाता हूं इस चीज को, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लोगे बच्चा। अब आप देख सकते हो बच्चों, मैंने कहा कि एक बेसिक एनालाइजेशन के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला कि सर्कल का जो एरिया है ए वो फंक्शन है आर का। सर्कल का जो एरिया है ए वो फंक्शन है आर का, और फंक्शन ये जो एफ है, इस एफ को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन, इस एफ को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन कह लो या फिर इसको आप डिपेंडेंसी कह लो। डिपेंडेंसी, फंक्शन कह लो या डिपेंडेंसी कह लो, दोनों सेम ही समझ लो, वर्ड हो गया अब आपके लिए। तो मैंने कहा कि जो एफ है वो फंक्शन है या फिर डिपेंडेंसी है,
मैंने कहा कि बच्चा a इज इक्वल टू एफ ऑफ r, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a इज द फंक्शन ऑफ r, या फिर इसका जो मतलब है वो ये है कि जो a है वो r पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि a डिपेंड्स अपॉन r। अगर हम a इज इक्वल टू एफ ऑफ r लिखते हैं, इसका मतलब है कि जो a है वो r पे डिपेंड कर रहा है, माने a डिपेंड्स अपॉन r। अगर a इज इक्वल टू एफ ऑफ r हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि a डिपेंड्स अपॉन r, माने a डिपेंड्स अपॉन r का मतलब यहां पे यही हुआ कि अगर हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, लाइक एरिया बढ़ रहा है, रेडियस घटा रहे हैं, एरिया घट रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल a इज इक्वल टू एफ ऑफ r, या फिर a इज द फंक्शन ऑफ r। माने फंक्शन का सीधा मतलब हो गया डिपेंडेंसी। माने आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन से आप क्या समझते हो, तो समझ लेना कि जो फंक्शन जो वर्ड है बच्चा, जो फंक्शन जो वर्ड है वो डिपेंडेंसी को बताता है। यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वर्ड फंक्शन shows the dependency. The word function shows the dependency of one variable quantity on another variable quantity, माने आज के बाद आप फंक्शन का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि फंक्शन से आप क्या समझते हो, तो बच्चा आज के बाद फंक्शन का मतलब आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक तरह का डिपेंडेंसी है। किसका डिपेंडेंसी है? किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी का किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी का किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कौन सा वेरिएबल क्वांटिटी है, आप किसका बात कर रहे हैं? तो बच्चा सीधा सा बात है बेटा कि अगर हम a इज इक्वल टू एफ ऑफ r लिखते हैं, तो r तो यहाँ पे हमारा रेडियस है। डेफिनेटली रेडियस का तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, हम जो चाहें रेडियस का वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चूंकि रेडियस का वैल्यू जो है वो बारी बारी से चेंज कर सकता है, और आप पढ़े होंगे कि मैथ में जो भी चीज अपना वैल्यू चेंज करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो बेटा रेडियस यहाँ पे वेरिएबल हो गया। जब हम बात करें एरिया का, तो बेटा जैसे जैसे हम रेडियस का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे एरिया भी अपना वैल्यू क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। तो रेडियस तो वेरिएबल है ही है, साथ ही साथ एरिया भी जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया जो कि एक ऑल्सो वेरिएबल है और रेडियस वेरिएबल है, माने फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम है दो वेरिएबल क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट करना, और इस तरह से कि लाइक डिपेंडेंसी दिखाना कि एक वेरिएबल क्वांटिटी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रहे बच्चा, a इज इक्वल टू एफ ऑफ r, और जहां पे f को हम लोग फंक्शन बोलते हैं जिसका मतलब बिल्कुल डिपेंडेंसी होता है। और आज के बाद फंक्शन का मतलब आप ये समझोगे कि फंक्शन जो है वो बताता है डिपेंडेंसी को। किसका डिपेंडेंसी? एक वेरिएबल क्वांटिटी का किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, चलिए अभी ध्यान देना बच्चा। जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो डिपेंडेंसी को बताता है, एक वेरिएबल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। तो बच्चा जैसा कि आपको दिख रहा है, चूंकि रेडियस यहाँ पे एक वेरिएबल क्वांटिटी ही है, बिकॉज रेडियस का तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमारा चॉइस है। लाइक टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ r इज टोटली आर चॉइस। हम लोग जो भी वैल्यू चाहे रेडियस का वो असाइन कर सकते हैं, रेडियस का हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो बच्चा चूंकि रेडियस एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एंड सिंस वी आर इंडिपेंडेंट टू असाइन एनी वैल्यू ऑफ r, हम लोग रेडियस के किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई इस रेडियस को, दैट इज r को, हम लोग
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी सुनना बच्चा, मैंने कहा कि रेडियस को हम लोग यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब डेफिनेटली जैसे जैसे रेडियस का वैल्यू चेंज होगा, एरिया भी अपना वैल्यू चेंज करेगा। तो एरिया भी एक वेरिएबल है, लेकिन चूंकि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस एरिया को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल। रेडियस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एरिया जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ध्यान रहे बच्चा, चूंकि इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में सिर्फ आर है, इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में सिर्फ आर है। यही रीजन है कि इस पूरे फंक्शन को लाइक हम लोग सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। चूंकि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट इन अ फंक्शन, लाइक उस फंक्शन का हम नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट्स इन अ फंक्शन, हम उस फंक्शन का नाम देते हैं। मैंने कहा कि इस फंक्शन में आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यही रीजन है कि इस फंक्शन को अगर हम बात करें a इज इक्वल टू एफ ऑफ आर को, तो बेटा इस a इज इक्वल टू एफ ऑफ आर को हम नाम देते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ध्यान रहे, सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। नोट करोगे आप लोग जल्दी से, फास्ट आगे बढ़ेंगे। सिंगल वेरिएबल फंक्शन, चलिए अब कितने लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो नंबर है वो एक से ज्यादा हो जाए? तो एक क्या 1000 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर्स जो है वो ऐसा नहीं कि एक ही हो, 2 3 4 5, लाइक कुछ भी हो सकता है यार। इन दैट केस हम लोग उस फंक्शन को मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन कहेंगे। इन दैट केस उस फंक्शन को हम लोग मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो h है और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r। लाइक इफ आई आस्क यू कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, v। कहोगे सर बहुत आसान, अभी तो जस्ट 10th वाले जो बच्चे जो देख रहे हैं तो कहोगे सर ये तो पढ़ के ही भी आए हैं मेंसुरेशन में। तो सर जो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो बहुत आसान, वो सर पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। माने सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बात करें पाई का, तो पाई तो यहां पे कांस्टेंट टर्म है, माने बाकी 2 टर्म्स बचा है जिसपे लाइक सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करने जा रहा है। पहला आपका रेडियस और दूसरा आपका हाइट। ध्यान रहे बेटा, रेडियस पे पावर कितना उससे कोई कंसर्न नहीं है, हाइट पे पावर कितना उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इस वॉल्यूम को फोकस करें बच्चा, तो साफ दिख रहा है कि अगर हम हाइट में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करते हैं, अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं, डेफिनेटली अगर हम हाइट को बढ़ाएं तो मैंने कहा तब भी जो वॉल्यूम होगा वो आपका इफेक्टेड होगा। या अगर मैं कहूं कि अगर हम लाइक रेडियस में किसी तरह का चेंज करते हैं तब भी जो वॉल्यूम होगा वो आपका इफेक्टेड होगा। माने कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि आप रेडियस चेंज करो या हाइट चेंज करो, दोनों ही बेसिस पे वॉल्यूम जो होगा वो आपका चेंज होने वाला है। माने यही रीजन है कि हम यहां लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा बच्चा, लाइक जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर और दूसरा डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर। माने ऐसे लिखेंगे, v इज द फंक्शन ऑफ r, h। माने जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। यही रीजन है कि हम लोग लिख सकते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो फंक्शन होगा r का और
h का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बच्चा जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा। बट फिजिक्स में जो भी हम लोग इक्वेशंस वगैरह करेंगे उसमें मोस्टली हमारा सिंगल वेरिएबल ही फंक्शंस हमें दिखेगा। बट हाँ, आप लोग जान सकते हो कि ऐसे भी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये 2 है, 3, 4, 5 और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लाइक और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी करोगे। चलिए, अब यहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट डील करने जा रहे हैं। अभी तुम ध्यान दोगे आप लोग, जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था सर्कल का, दिस रेडियस आर, और हमने कहा कि जो सर्कल का जो एरिया है वो आपका फंक्शन है आर का, माने जो एरिया है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ए इज द फंक्शन ऑफ आर। बच्चा अगर हम ए इज द फंक्शन ऑफ आर लिख रहे हैं तो जहां पे आर को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा, ए को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा, बेटा यहां पे एक चीज आप देखोगे कि इसमें इस फंक्शन में एक चीज देखने को है कि जो हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, माने जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, माने डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है। जब हम रेडियस को घटा रहे हैं तो एरिया जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी घट रहा है। तो कहीं आपके दिमाग में फंक्शन के बारे में ये तो नहीं चला गया कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाएगा, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल घटाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल घट जाएगा। तो अगर ऐसा गया है तो बिल्कुल उस चीज को अपने दिमाग से आप इरेज कर दो। रीजन मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। ये तो मैंने एक समझ लो कि एक मेंसुरेशनल फिगर मैंने लिया था जिससे लाइक मैंने कनेक्ट करा फंक्शन को। जरूरी नहीं है कि लाइक एग्जांपल में सिर्फ यही होगा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल हो, से y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एग्जांपल है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम x को बढ़ाएं, अगर इस रिलेशन में हम x को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? कहोगे सर बहुत सिंपल आंसर है, जब आप x बढ़ाइएगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो फ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, माने x का बढ़ना माने y का घटना। अब मैं अगर कहूं कि x को घटाया जाए, जब आप x को घटाओगे माने जो डिनोमिनेटर है वो आपका लाइट होगा, और डिनोमिनेटर जब कम होगा तो डेफिनेटली y जो होगा वो बढ़ेगा। माने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिनोमिनेटर हैवी होते चला जाएगा और y जो है वो घटता चला जाएगा। जैसे जैसे हम x को लाइट करेंगे डिनोमिनेटर जो है, लाइक अगर हम बात करें लाइक जैसे जैसे हम x को लाइट करेंगे वैसे वैसे डिनोमिनेटर जो है वो लाइट होते चला जाएगा और y जो है वो बढ़ता चला जाएगा। माने यहाँ जो रिलेशन है वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, लाइक x को बढ़ाने पे y घट रहा है जबकि x को घटाने पे y बढ़ रहा है। बट स्टिल चूंकि x में किया गया किसी भी तरह का चेंज, जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं y भी अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है। दैट्स वाई फंक्शन हम यहां भी इंट्रोड्यूस करेंगे और डेफिनेटली यहां लिखेंगे कि जो y होगा वो फंक्शन होगा x का, y होगा फंक्शन x का। तो बेटा ध्यान रखना इस बात को कि अगर हम फंक्शन बोलते हैं तो फंक्शन कहने का मतलब हम बढ़ने या घटने का बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि फंक्शन जब बोल दिए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल घटाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम फंक्शन का बात करते हैं हम फोकस करते हैं चेंज के ऊपर rather than फोकसिंग ऑन द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। हम लोग इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट में फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं चेंज के ऊपर। माने अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का सीधा मतलब है कि x में किया गया किसी भी तरह का चेंज सीधा चेंज y में लाएगा। y इज द फंक्शन ऑफ x का सीधा मतलब है कि अगर आप x में किसी भी तरह का चेंज करते हैं वो सीधा चेंज y में लाएगा। माने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब एनी चेंज
change made in x will produce a corresponding change in y। ध्यान रहे बच्चा, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम x बढ़ाएंगे तो y बढ़ जाएगा या x घटाएंगे तो y घट जाएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होगा कि अगर हम x में किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो सीधा चेंज किस में आएगा, y में आएगा। तो बस उसी स्टेटमेंट को मैंने यहां लिखा है कि एनी चेंज मेड इन x विल प्रोड्यूस अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, माने x में किया गया किसी भी तरह का चेंज सीधा चेंज लाएगा y में। तो बेटा आज के बाद दिमाग में यह बात रख लेना कि फंक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि जो लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो किस तरह से चेंज कर रहा है, रेदर देन इस बात पे फोकस करें कि बढ़ रहा है या घट रहा है। माने इस पे फोकस नहीं है कि x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, या x घटाएं तो y भी घट जाए। लाइक अभी तो एग्जांपल मैंने दिया ही है कि x बढ़ाने पे y घट रहा है जबकि x घटाने पे y लाइक बढ़ रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है। तो फंक्शन में आप इस तरह से चीजों को अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। चलिए अब सवाल यह है कि सर चलो ठीक है ये सब तो सही है, अब आप ये बताइए कि हम लोग फंक्शन क्यों पढ़े, फिजिक्स में फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई। जैसा कि आपने बताया कि कैलकुलस का सेगमेंट है, ठीक है समझ में भी आ गया फंक्शन होता क्या है, बट आखिर क्या यूज क्या है फंक्शन का, वाई वी आर स्टडीइंग अबाउट द फंक्शन। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चा, लाइक हम लोग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिकल टूल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि 5-10 फॉर्मूला रट लिए जैसा कि लोग करवाते हैं, चलो हो गया बना लो सवाल उसके ऊपर। दैट इज नॉट मैथमेटिकल टूल्स यार, आपको समझना होगा कि उसका क्या यूजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इन चीजों को हम, एंड देन आफ्टर उसको आप अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक रट करके आप चाहोगे कि हम 10-5 फॉर्मूला रट लें और उससे हम क्वेश्चंस बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप समझोगे इस चीज को बच्चा कि फिजिक्स में क्या यूज है इसका। ऐसा है कि हम एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स में फंक्शन क्या क्या यूज है। अरे यार फंक्शन से क्या समझे, डिपेंडेंसी, एक वेरिएबल क्वांटिटी का दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर चेंज, माने एक्स में किया गया चेंज वाई में चेंज लाएगा, माने फंक्शन का मतलब डिपेंडेंसी है, चेंज है। तो जब हम चेंज वर्ड यूज करते हैं बच्चा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट चेंज। फिजिक्स में हो क्या रहा है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, हर एक चीज जो है वो चेंज कर रहा है। लाइक नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में लाइक कुछ भी चीज एब्सोल्यूटली रेस्ट में है ही नहीं। लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। लाइक कुछ भी चीज जो है, किसी भी चीज का जो मोशन है वो एब्सोल्यूटली रेस्ट में है ही नहीं, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जब हम सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो डेफिनेटली यार फिजिक्स जो है वो फंक्शन से अछूता कैसे रह सकता है, डेफिनेटली यहां भी फंक्शन होगा। तो आप देख लो एग्जांपल से कि जैसे मान लो हमारे पास एक कार है, हालांकि इस तरह का कार दिखता नहीं अभी, मान लो ये नैनो कार है या कोई इस तरह का कार है छोटा सा, ठीक है। तो ये कार है और लाइक ये हमारा कार है और यहां एक बंदा खड़ा है और ये इस कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जो कि इस कार को वॉच कर रहा है, लाइक t इज इक्वल टू 0, इसके घड़ी में t टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये कार यहां खड़ा था और इस कार का जो पोजीशन है हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू 0। दिस क्या है कि लाइक ये कार अभी यहां पे है, लाइक t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, बाय एनी सोर्स, मान लो कुछ फोर्स लगा करके या किसी भी तरह से मैंने इस कार को लाइक मूव कराया,
कार को मैंने मूव कराया, या चलो मान लो कोई ड्राइवर इसके अंदर बैठा है और उसने एक्सेलरेट करा करे कार को स्टार्ट करा, तो डेफिनेटली जब एक्सेलरेट होने के बाद ये कार शुरू होगा तो आफ्टर सम टाइम, टी टाइम के बाद ये कार कहीं यहां पहुंचा। दिस ऑब्वियस है, ये जो बंदा है जो इस कार को देख रहा होगा वो ये कहेगा कि भैया कार ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। माने t बराबर 0 पे तो ओरिजिन पे था, लेकिन t टाइम के बाद अब ये t कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, लाइक 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है। t टाइम के बाद ये कार कहीं यहां है और इसका जो पोजीशन है वो आपका x है। क्या लगता है? डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन है कार का वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है यार। t बराबर 0 टाइम पे कार ओरिजिन पे था, t टाइम पे कार का पोजीशन x है, और टाइम टू टाइम कार का पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। माने कार का जो पोजीशन है दैट इज x, ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है। कार का जो पोजीशन है x वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, माने कार का जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यही रीजन है कि यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। अब अगर हम बात करें f तो फंक्शन माने डिपेंडेंसी, t तो आपको टाइम दिख रहा है। अगर बात करें x का तो जो x यहां पे है वो x है पोजीशन ऑफ कार, पोजीशन ऑफ कार। दिस माने कार का जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने यहां यूज किया x इज द फंक्शन ऑफ t। माने पोजीशन ऑफ कार इज द फंक्शन ऑफ टाइम, माने टाइम के साथ कार का पोजीशन चेंज कर रहा है। दिस ये हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कार का ही पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रहा हो। डेफिनेटली अगर हम ये मान के चले कि कार यहां पर रेस्ट में था, दिस v इज इक्वल टू 0, कोई स्पीड नहीं था बेटा कार के पास। इस जगह पे अगर हम बात करें तो कार के पास जो स्पीड था दैट इज v, ये 0 था। माने कार के पास कोई स्पीड नहीं था, 0 स्पीड था कार के पास। अगर बेटा कार के पास 0 स्पीड था और इस कार को एक्सेलरेट करा करके लाइक यहां से रेस्ट से शुरू किया गया और डेफिनेटली टी टाइम के बाद कार कहीं यहां आया और यहां आने के बाद कार के पास कुछ स्पीड है भी, देख सकते हो। माने कार के पास स्पीड है भी। अब आप देख सकते हो कि t बराबर 0 टाइम पे कार के पास कोई स्पीड नहीं था, लेकिन t टाइम के बाद कार जो है एक्सेलरेट होते हुए कार के पास स्पीड भी आ चुका है। माने ये भी कह सकते हो कि कार का जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बिकॉज t बराबर 0 टाइम पे कार के पास कोई स्पीड था नहीं और t टाइम पे कार के पास स्पीड हो गया भी। माने ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा लाइक ये के फॉर्म में कि जो कार का जो स्पीड होगा दैट इज v होगा, v माने स्पीड ऑफ कार, और ये आपका फंक्शन होगा टाइम का। माने कार का जो स्पीड होगा वो फंक्शन होगा टाइम का। माने टाइम के साथ साथ कार अपना जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। तो ये बहुत छोटा मोटा एग्जांपल मैंने दिया जो कि आप लाइक देख सकते हो, समझ सकते हो। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल जो है भरे पड़े हैं। माने पूरा का पूरा फिजिक्स ही भरा पड़ा है यार फंक्शन से। हर एक चीज किसी न किसी दूसरे पैरामीटर पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। जहां भी डिपेंडेंसी होगा, जहां भी एक वेरिएबल क्वांटिटी का दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी होगा, जहां पे हम लोग चेंज होगा, वहां पे हम लोग ऑब्वियस है कि इंट्रोड्यूस करेंगे फंक्शन को। तो आप फटाफट नोट कर लो जल्दी से। ये यूज है फंक्शन का फिजिक्स में, और इस तरह के बहुत सारे यूजेस भरे पड़े हैं फिजिक्स में फंक्शन का। नेक्स्ट, और भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। लाइक कुछ ऐसा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, जहां V को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, I को हम लोग बोलते हैं करेंट, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करेंट अक्रॉस द कंडक्टर, और R को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब R जो है वो कांस्टेंट हो, माने जो रेजिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट हो। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें एक चीज है, देख सकते हो बेटा,
कि जैसे जैसे हम करंट में किसी भी तरह का चेंज करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, या फिर यूं कहो कि अगर हम कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो करंट भी उसी अमाउंट से आपका चेंज होता है। माने ओम्स का लॉ भी यही था, ओम्स ने जो अपना जो लॉ दिया था वो इसी बेसिस पे भी था कि जो पोटेंशियल जो करंट जो डेवलप होगा किसी भी कंडक्टर से होकर के, किसी भी कंडक्टर से होकर जो करंट पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। माने जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट भी आपका चेंज करेगा। तो डेफिनेटली यहां पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो I होगा वो फंक्शन होगा V का, माने पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये भी चीजें हैं। तो इस तरह का बहुत सारा चीज भरा पड़ा है, समझ लो कि पूरा का पूरा फंक्शन ही है ये बच्चा। जहां भी हमें दिख जाएगा कि डिपेंडेंसी है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली वहां पे हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, चलिए बेटा ये फंक्शन के बारे में मैंने जो आपको बताया, एक्चुअली में इसको हम लोग एनालिटिकल अप्रोच बोलते हैं। मैंने एनालाइज करके फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में एक और भी एस्पेक्ट है फंक्शन को स्टडी करने का, जिसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ग्राफिकल अप्रोच ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन के ग्राफिकल अप्रोच के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि ग्राफिकली फंक्शन क्या बताता है, ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि इससे पहले कि हम ग्राफिकल अप्रोच के बारे में स्टडी करें, जैसे मान लो कि हमारे पास दिस इज x एंड दिस इज y। एक्स वाई प्लेन में कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ, रैंडमली मैंने ग्राफ ऐसा प्लॉट कर दिया। दिस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। दिस अभी सुनना, देखो बच्चा मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्स और वाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात करेंगे मैथ्स में, अगर ग्राफ आप देखोगे तो एक्स वाई चलेगा। बट जब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां एक्स और वाई नहीं दिखेगा आपको, वहां दिखेगा भी और टी, माने वेलोसिटी होगा, टाइम होगा। वहां दिखेगा आपका ए और टी, एक्सेलरेशन होगा और टाइम होगा। वहां दिखेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड या डिस्टेंस, माने अलग अलग पैरामीटर्स दिखेंगे आपको। एक्स और वाई नहीं दिखने वाला है, फिजिक्स के अपने अलग पैरामीटर्स हैं, उनके बीच में ग्राफ्स प्लॉट करना होता है। तो बच्चा यहां पे है ये कि ये जो x और y जो दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा हम इसको ना इंप्रूव कर लेते हैं कि जो x है हम इस x को बोलते हैं इनपुट एक्सिस। ये एक प्रॉपर वर्ड है हमारे लिए, मैथमेटिकली भी एक प्रॉपर वर्ड है। x को हम लोग इनपुट एक्सिस कहते हैं। और ये जो y दिख रहा है ना बच्चा, इस y को हम लोग बोलेंगे आउटपुट एक्सिस। दिस माने x को मैंने बोला इनपुट एक्सिस और y को मैंने बोला आउटपुट एक्सिस। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं तो बच्चा इससे पहले मैंने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा था, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा था, f जो था वो फंक्शन था। तो बच्चा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में थोड़ा सा कुछ हम नया इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करने का बात करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनपुट, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y, इस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे आउटपुट। और f तो खैर आपको समझ में आ ही रहा होगा, फंक्शन है। माने आप समझ लो कि
एक्चुअली में इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब होता है, इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब ये होता है बच्चा कि जैसे मान लो हम कोई भी काम करते हैं, लाइक कोई भी काम होता है, तो उस काम को लाइक होने में अगर हम बात करें तो पहला तो उस काम को होने में हमें कुछ इनपुट देना होता है, लाइक रॉ मटेरियल के रूप में कुछ इनपुट देना होता है उस काम को। और जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद काम होता है, और काम होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, आउटपुट का मतलब क्या, रिजल्ट, आउटकम, तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो बेटा आप ये समझ लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इनपुट है। ये जो f है, इस f को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑपरेशन, माने फंक्शनल वर्क, फंक्शनल काम। वो काम हुआ और काम के बाद जो मिला दैट इज y, उसको मैंने बोला आउटपुट। तो ध्यान रखना बच्चा, x यहां पे इनपुट है और y जो है आपका आउटपुट है, और if जो है वो फंक्शनल ऑपरेशन है। ध्यान रहे बच्चा, मैंने कहा कि कभी भी कोई ग्राफ इनपुट एक्सिस और आउटपुट एक्सिस के बीच में कुछ इस तरह से दिया रहे, एक्स और वाई के बीच में, और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि भैया बताइए कि ये ग्राफ फंक्शनल है या नहीं है। तो ध्यान रहे, किसी भी ग्राफ को आइडेंटिफाई करना हो कि वो ग्राफ फंक्शनल है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल, आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना। आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना। माने ये लाइन कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट ध्यान रहे आउटपुट एक्सिस के पैरेलल, जो कि यहां पे y के फॉर्म में है। आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे तो उस ग्राफ को हम लोग फंक्शनल ग्राफ कहेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस ग्राफ में जो हमने लाइन ड्रॉ किया है आउटपुट एक्सिस के पैरेलल, वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। चाहे ये लाइन ये हो, चाहे ये लाइन ये हो, माने हर एक जगह पे अगर हम बात करें, चाहे ये पॉइंट देख लो, 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 माने कटिंग जो हो रहा है इस ग्राफ में, जो कटिंग हो रहा है, लाइक कोई भी लाइन जो कि आउटपुट एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, उस लाइन ने ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट किया है। और जब ऐसा हो जाए, ध्यान रहे हम इंडिविजुअल एक लाइन का बात करेंगे, अगर एक लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे, बशर्ते जो लाइन है वो आउटपुट एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तभी जाकर के उस ग्राफ को हम लोग फंक्शनल ग्राफ कहते हैं। मानिए जो ग्राफ है वो फंक्शनल ग्राफ है। इसको समझने का ये भी तरीका है बच्चा कि ये जो चीज है वो क्या बता रहा है। तो बेटा ये बात ये बता रहा है कि लाइक अगर हम इस पॉइंट पे फोकस करें तो यहां पे x का कुछ वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे y का कुछ वैल्यू है। लाइक ये बस ये बता रहा है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए। ये जो लाइक चीजें आप दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, माने सिंगल आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल इनपुट। माने अगर हम ग्राफिकली इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब यह हुआ कि सिंगल इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो सिंगल आउटपुट होना चाहिए, माने एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए, तभी जाकर के जो ग्राफ है वो आपका फंक्शनल कहलाएगा। और वो तब आइडेंटिफाई होगा जब आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे और वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे। तो ये है कॉन्सेप्ट बच्चा ग्राफिकली फंक्शन का। दिस इज द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ फंक्शन। फंक्शन को ग्राफिकली हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब अगर फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ग्राफिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
तो आप इसको नोट भी कर सकते हो कि कोई भी ग्राफ लाइक फंक्शनल है या नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। माने इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड इन लाइक xy plane where x is input axis and y is output axis, like if we have to identify about a graph कि वो ग्राफ जो है वो फंक्शनल है या नहीं है, और वो ग्राफ जो है वो xy प्लेन में प्लॉट किया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा कि आउटपुट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे तो उस ग्राफ को हम फंक्शनल कहेंगे, अदरवाइज उस ग्राफ को हम लोग नॉन फंक्शनल ग्राफ कहेंगे। तो आप जैसे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जरा सोचो और बना के दिखाओ, सब लोग अपना अपना देखोगे। मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको बस आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शनल होगा। Which of the following graph is obligor functional? ये x है और ये y है। अगर सिर्फ x और y दिया रहे तो आप समझ लेना कि x यहां पे इनपुट होगा और y यहां पे आउटपुट होगा। मान लो कुछ ऐसा मैंने ग्राफ दे रखा है, दिस फर्स्ट, this second, this third, this fourth, दस। मान लो ये 4 ग्राफ दे दिए आप लोगों को और आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शनल होगा, इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो आपका फंक्शनल होगा। आप कहोगे सर बहुत आसान है सर, जैसा कि आपने बताया है कि किसी भी ग्राफ को अगर आइडेंटिफाई करना हो कि ग्राफ फंक्शनल है या नहीं है, तो सीधा हम आउटपुट एक्सिस जो कि यहां y के फॉर्म में है कि पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आउटपुट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे तभी जाके हम ग्राफ को फंक्शनल कहेंगे। तो बच्चा चेक करते हैं, मान लो ये हमने आउटपुट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करा, दिस कहीं पे भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, माने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है बच्चा, माने तय हो गया कि तो ग्राफ होगा, ये तो फंक्शनल ग्राफ होगा। अब थोड़ा बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड होता है कि नहीं होता है। अगर हम आउटपुट एक्सिस y के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहा है, जो कि फंक्शनल ग्राफ को कभी भी लाइक डिनोट नहीं कर सकता है, माने ये ग्राफ फंक्शनल नहीं होगा। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। जब थर्ड नंबर पे आएंगे, अगेन मैंने प्लॉट करा लाइन, अगेन ये 2 पॉइंट पे कट कर गया, ये भी जो ग्राफ है वो आपका फंक्शनल नहीं होगा। लास्टली अगर हम चौथे वाले ग्राफ पे आते हैं, यहां भी अगर बात करें तो 2 पॉइंट पे कट करा है, ये भी ग्राफ फंक्शनल नहीं होगा। तो ध्यान रहे बच्चा, कोई भी ग्राफ फंक्शनल होगा या नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया है कि आउटपुट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक बार में एक ही पॉइंट पे कट करे तो जो ग्राफ होगा वो फंक्शनल होगा, अदरवाइज वो ग्राफ फंक्शनल नहीं होगा। अब सुनना और ध्यान देना बच्चों, देखिएगा बच्चा, बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है कि अब ये समझ लो कि अब आप कहोगे सर ये ग्राफ आप क्यों पढ़ा रहे हैं, फंक्शनल ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है, बट व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट द फंक्शनल ग्राफ। तो बेटा ये बात जान लो कि फिजिक्स में जितने भी ग्राफ, फिजिक्स में जितना भी ग्राफ दैट इज वेरिएशन एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर का,
लाइक एक पैरामीटर का वेरिएशन दूसरे पैरामीटर के साथ। फिजिक्स में जितने भी ग्राफ से स्टडी करने हैं वो सारे के सारे जो ग्राफ है, मतलब ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो ग्राफ फंक्शनल है। फिजिक्स में जितने भी ग्राफ हमें स्टडी करने हैं वो ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो फंक्शनल ग्राफ है, ऑलमोस्ट ग्राफ फंक्शनल है। माने ग्राफ कहने का मतलब, ध्यान रहे बच्चा, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एक हुआ पाथ, पाथ कैसा भी हो सकता है, पाथ का मतलब होता है एक्चुअल लाइक ट्रेजेक्ट्री जिस पे पार्टिकल मूव करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल पाथ। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राफ का, तो ग्राफ का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, फील्ड का डिस्टेंस के साथ, लाइक फोर्स का डिस्टेंस के साथ, ये टाइम के साथ। तो ग्राफ का मतलब वेरिएशन होता है, नॉट पाथ। तो ध्यान रहे, पाथ अलग चीज है जो कि कैसा भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे, लाइक मेनली ऑलमोस्ट जो ग्राफ्स होंगे वो ग्राफ फंक्शनल ही होंगे, या यू कहो कि सारे के सारे फंक्शनल ही ग्राफ के बारे में हमें स्टडी करना है। अब सुनना, जैसे अगर आपको फंक्शन के बारे में इस तरह का आइडिया हो गया तो आप समझ लो कि लाइक इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस, अगर फिजिक्स के बारे में आपको ABCD भी नहीं पता है, नहीं पता है कि मैकेनिक्स क्या होता है, और फिर भी आप समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से बना सकते हो, जो कि नीट और जेईई जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चंस मैं भी आपको देने जा रहा हूं जो कि नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, जो कि किसी पार्टिकल के मोशन रियलिस्टिक, लाइक समझ लो कि रियलिस्टिक मोशन के बारे में बता रहा है, किसी पार्टिकल के रियलिस्टिक मोशन के बारे में बता रहा है। जैसे मान लो हम 4 ऑप्शन देते हैं, नीट का सवाल है बच्चा, ये है टी जो कि इनपुट है, और ये है स्पीड जो कि आउटपुट है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम यहां पे इनपुट है और v आपका आउटपुट है। ध्यान रहे बच्चा, मैंने कहा कि लाइक ये समझ लो कि नीट का ये सवाल है बच्चा कि पहला ऑप्शन दिस v और t के बीच में कुछ ऐसा, दिस दूसरा ऑप्शन v और t के बीच में कुछ ऐसा, तीसरा ऑप्शन v और t के बीच में कुछ ऐसा, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। देखिए नीट का सवाल है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो किसी पार्टिकल के मोशन का जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, स्पीड और टाइम के अगेंस्ट मैंने ग्राफ प्लॉट करा है, कौन सा ग्राफ जो है वो रियल है, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है किसी पार्टिकल के मोशन के लिए। कुछ नहीं पता है अगर आपको, मान लो कि क्या है नहीं है, बट ये बात बस फंक्शन के बारे में आइडिया अगर आपको है कि जो स्पीड है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, बस ये आपको पता है कि हम लोगों को फंक्शनल ग्राफ के बारे में ही स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आप बिना कुछ जाने हुए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज पहला ऑप्शन तो होने से रहा, रीजन आपके सामने है कि अगर हम v के पैरेलल, माने आउटपुट एक्सिस, v जो कि आउटपुट एक्सिस है, आउटपुट एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन इस ग्राफ को एक बार में 3 जगह पे कट कर देगा। माने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 जगह पे कट किया है। 3 जगह कट करने का मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड एंड आपका थर्ड। माने ये ग्राफ इसलिए नहीं होगा बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 स्पीड, माने सिंगल आउटपुट, सॉरी सिंगल इनपुट एंड 3 आउटपुट्स, तो ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शनल ग्राफ नहीं है, तो ये हमारा भी लाइक समझ लो हमारे लिए भी नहीं है ये। तब हम आते हैं, मान लो थर्ड वाले पे ही आ जाते हैं। थर्ड वाले में देख सकते हो अगर हम v के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 जगह पे कट करता है, तो ये भी जो ग्राफ है वो नॉन फंक्शनल है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि एक टाइम पे पार्टिकल के पास 2 स्पीड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम
लाइक सेकेंड नंबर में अगर आप ड्रॉ करते हो कोई भी लाइन कहीं भी किसी के पैरेलल, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां पे चूंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है, इसलिए ये ग्राफ हमारा पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2, चूंकि ये फंक्शनल ग्राफ है तो ये ग्राफ सही होगा। दैट्स इट। तो ये समझ लो कि यूज है बच्चा फंक्शन का, फंक्शनल ग्राफ का, और इस तरह से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। तो आप लोग को ध्यान रखना है बच्चा कि आप इस तरह से जो है वो काम करोगे। चलो एक क्वेश्चन सर हम और देते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नोट कर लो बढ़िया से, जल्दी करो। चलो एक और सवाल है। ये सवाल AIEEE का सवाल पूछा हुआ बेटा, जो भी हम देने जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखोगे ये सवाल जो है वो क्या है एक्चुअली में। AIEEE जो अब जेईई मेन कहलाता है, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। पहला ऑप्शन, कुछ ऐसा ग्राफ। दूसरा, ये है आपका टाइम और ये है डिस्टेंस। कुछ ऐसा। थर्ड, ये है पोजीशन और ये है टाइम। कुछ ऐसा। एंड फोर्थ, ये है स्पीड और ये है टाइम। माने 4 ऑप्शन आपके पास है और सवाल मेरा बस ये है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी पार्टिकल के लाइक रियल मोशंस के बारे में बता रहा है। कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लाइक पॉसिबल है, लाइक रियली एग्जिस्ट कर सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला तो अगर आप फंक्शनल ग्राफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग कहोगे सर पहला तो होगा सर, क्योंकि आपने बताया है कि आउटपुट एक्सिस के पैरेलल, तो आराम से हम लाइक इसके पैरेलल ड्रॉ किए और एक पॉइंट पे कट कर गया। तो ध्यान रहे बच्चा, लाइक टाइम हमेशा इनपुट होता है, तो ये तो इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। उस बेसिस पे आप सही भी हो और उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि सर पहला ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। कहोगे सर क्यों, आपने तो ही बताया है। तो बेटा पहला ऑप्शन इसलिए गलत है बिकॉज डिस्टेंस के बारे में आप लोग को पता होगा कि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, जो हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। हालांकि हमें फंक्शनल ग्राफ के बारे में फिजिक्स में स्टडी करना है, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी भी पैरामीटर को लाइक तोड़ मरोड़ सकते हैं। हम किसी पैरामीटर को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं बच्चा। लाइक यहां पे अगर बात करें तो यहां से लेके यहां तक तो सही है, यहां से यहां तक तो सही है बिकॉज यहां से यहां तक में डिस्टेंस जो है बढ़ा है, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां के बाद डिस्टेंस जो है वो घटना शुरू हो गया है। तो ये ग्राफ पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज डिस्टेंस जो है सेकेंड हाफ में घट रहा है, और डिस्टेंस कभी नहीं घटता है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल लाइक मोशन में है, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी नहीं घटता है। उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ सही नहीं होगा, गलत ग्राफ है। दूसरा ऑप्शन
हाँ, दूसरा ऑप्शन का अगर बात करें तो पहला तो कि फंक्शनल ग्राफ है, और साथ ही साथ दूसरा बात यह भी है कि आप देख सकते हो कि यहां के बाद से ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। तो चूंकि ये बढ़ भी रहा है और फंक्शनल भी है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल है। अब आते हैं तीसरा नंबर। कहोगे सर ये भी होगा सर, इसमें क्या है सर, आराम से हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे टाइम के, एक पॉइंट पे कट कर गया, बस यही फंस गया बच्चा, यही फंस गए। यही रीजन है कि मैंने एक्स वाई नहीं बताया, इनपुट आउटपुट बताया। बेटा आपको समझना होगा कि टाइम जो है वो इनपुट है, इनपुट टाइम है, पोजीशन नहीं। लाइक टाइम इनपुट है और पोजीशन आउटपुट है। मैंने इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। इस बार आप टाइम इनपुट के नहीं, ध्यान रहे आपको आउटपुट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो जब आप आउटपुट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा आउटपुट एक्सिस पोजीशन है, ये आपका ऐसा होगा और ये कट कर देगा 2 पॉइंट पे, मानिए ग्राफ जो होगा नॉन फंक्शनल होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां भी अगर बात करें तो टाइम जो है वो इनपुट है और स्पीड आउटपुट है। अगेन अगर आप पैरेलल ड्रॉ करते हो तो 2 पॉइंट पे कट कर देगा, जो कि ग्राफ फंक्शनल नहीं होगा। माने जो सेकंड नंबर ग्राफ है वही ग्राफ फंक्शनल होगा, बाकी तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। फंक्शनल भी होगा, साथ साथ डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ भी रहा है। पहले में कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज फंक्शनल तो है लेकिन पहले हाफ में बढ़ा है और दूसरे हाफ में घटा है, इसलिए ग्राफ नहीं होगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये मैंने फंक्शन के बारे में बताया जिसका कि जबरदस्त यूज है और इसी पे बेस्ड है, समझ लो कि पूरा का पूरा जो कैलकुलस है जो हमें स्टडी करना है फिजिक्स में, लाइक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, सब इसी से कनेक्टेड है। तो आने वाले टाइम में अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या यूज है फिजिक्स में उसका, क्यों न्यूटन को रिक्वायरमेंट पड़ा और कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, वो अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए बच्चा, इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।